नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के चुनावों से जुड़ी हुई, चुनावी गहमा गहमी से जुड़ी हुई। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में जाने का ऐलान करने वाले इमरान मसूद को झटका लगा है। इमरान मसूद पर आचार संहिता के उल्लंघन और महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका है। कल इमरान मसूद ने सहारनपुर में अपने समर्थकों की भीड़ जुटाई। इमरान मसूद ने कल समाजवादी पार्टी का समर्थन करने के लिए अपने समर्थकों से रायशुमारी की थी, जिसके लिए बड़ी तादाद में उनके समर्थक जुटे थे। इसी वजह से उनके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। इमरान मसूद के अलावा 9 और ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इमरान के 300 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। तो इमरान मसूद जो कि कल अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, शक्ति प्रदर्शन इस लिहाज से क्योंकि कांग्रेस पार्टी छोड़कर उन्हें समाजवादी के साथ जाना है, समाजवादी के साइकिल पर सवार होना है, लेकिन उससे पहले उन्होंने कोरोना के नियमों का उल्लंघन किया, उन नियमों का उल्लंघन किया जो महामारी एक्ट के तहत आता है। और यही वजह है कि उनके अलावा 9 ऐसे लोग हैं जिन पे मुकदमा दर्ज हो चुका है। 300 अज्ञात लोगों पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। भीड़ जुटाकर कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ा दी इमरान मसूद ने, जो अपनी सियासी ताकत दिखा रही हैं चुनावी माहौल में। समाजवादी पार्टी का रुख करना है, कांग्रेस पार्टी से मोह भंग हो चुका है। हालांकि राहुल और सोनिया के बेहद करीबी माने जाने वाले ये नेता ये कहते हैं, जो प्रियंका गांधी चुनावी माहौल में पसीना बहा रही है, तो इमरान मसूद कहते हैं कि लड़ाई बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी है, सीधी लड़ाई है और यही वजह है कि हम अब समाजवादी का रुख कर सकते हैं, इस तरीके के संकेत। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आप देखिए जहां शक्ति प्रदर्शन के चक्कर में इन्होंने कोरोना नियमों का किस तरीके से माखौल उड़ाया है, मजाक बनाया है। इमरान मसूद द्वारा अंबाला रोड स्थित अपने आवास पर आज एक अपने समर्थकों की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें काफी भारी भीड़ हो गई थी। उनके द्वारा इस मीटिंग के आयोजन की पूरी अनुमति नहीं ली गई थी, जबकि पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता चुनाव की लागू है। इसके अलावा कोविड-19 के दृष्टिगत जो गाइडलाइंस है उसका भी पालन नहीं किया जा रहा था। भीड़ थी, मास्क नहीं लगाए थे, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जा रहा था। इमरान मसूद ने ऐलान किया है कि वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। सहारनपुर में हम मौजूद हैं, इमरान मसूद हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, लेकिन मैं पहले उनके घर के भीतर जो समर्थक मौजूद हैं उनकी तस्वीर दिखाना चाहता हूं, जो इमरान मसूद के साथ खड़े हैं। इन्हीं समर्थकों से बातचीत करके इमरान मसूद ने फैसला लिया है कि वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। सर, अब आपने बोल दिया है कि समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, क्यों ये फैसला आपने लिया है? देखिए, प्रदेश के अंदर अखिलेश जी के अलावा कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए फैसला लिया है। सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बड़े नेता हैं आप, कांग्रेस के सचिव हैं और प्रियंका गांधी भी उत्तर प्रदेश में मेहनत कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस फाइट में है, आप ये कह रहे हैं? देखिए, प्रियंका जी बहुत बड़ी नेता हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की और मैंने बार बार कहा भी है, और मैं प्रियंका जी का एहसानमंद ज़िंदगी भर रहूँगा। उन्होंने मुझे काम करने का मौका दिया, मुझे राजनीति के अंदर हैसियत दी, मैं उनका एहसानमंद रहूँगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति इस प्रकार की है कि लड़ाई सीधे भाजपा और सपा के बीच में है, और भाजपा और सपा के बीच की लड़ाई के बीच में हमें फैसला लेना है। अमित सिंह इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमें तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। ये शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें नहीं है, बल्कि सहारनपुर से ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो कोरोना के तमाम नियमों का मजाक बनाती हुई। इमरान मसूद क्या ये भूल चुके हैं? मोह भंग हो गया कांग्रेस पार्टी से, तो ये भी भूल जाएंगे कि देश में कोरोना भी है। देखिए, यही वजह है कि इमरान मसूद समेत 10 लोगों पर नामजद FIR स्थानीय प्रशासन ने किया है और 300 अज्ञात लोगों पर भी किया है। जिस तरीके से कोरोना गाइडलाइन का वहां पर पालन नहीं किया गया और जिस तरीके से चुनाव आयोग ने जब चुनावों का ऐलान किया था उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों का, तो उसमें स्पष्ट तौर पे कहा था कि किसी भी तरीके से रैली प्रोसेसन नहीं किया जाएगा, भीड़ एकत्रित नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद इमरान मसूद समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते वक्त जिस तरीके से उन्होंने अपने समर्थकों को अपने आवास पर बुलाया, एक मीटिंग की, तो ये कोरोना गाइडलाइंस का पालन उन्होंने बिल्कुल नहीं किया और इसी वजह से स्थानीय प्रशासन ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। केवल उन्हीं के खिलाफ नहीं, उनके अलावा 10 और नामजद लोगों पर किया है और साथ में 300 लोगों अज्ञात लोगों पर किया। अमित, मैं अगला सवाल आपसे करूं उससे पहले जरा तस्वीरें मैं अपने दर्शकों के सामने फिर से ब्रीफ कर दूं। ये 2 तस्वीरें हैं। दरअसल ये 2 तस्वीरें बता रही है कि किसी के भी चेहरे पर मास्क नहीं है। जहां चुनाव आयोग की गाइडलाइंस ये हैं और कोरोना के अलग से नियम है, चुनाव आयोग के अलग से गाइडलाइंस है। 15 जनवरी तक आप कोई भी
रोड शो, पद यात्रा, साइकिल यात्रा नहीं कर सकते, भीड़ नहीं जुटा सकते, डोर टू डोर कैंपेनिंग में सिर्फ 5 लोग रहेंगे। लेकिन ये जो चुनाव आयोग के नियम और जो कोरोना को लेकर अलग से गाइडलाइंस है, इन तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए इमरान मसूद किस तरीके से नजर आ रहे हैं और उनके समर्थक ये तस्वीरें देख लीजिए। मैं फिर से अमित का अपने सहयोगी का रुख करती हूँ। अमित, हम तस्वीरें बार बार अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश जहां पे कोरोना को लेकर सख्ती बढ़ी हुई है, क्योंकि सरकार के सामने भी यह चुनौती है कि अगर कुछ भी हो। इस बीच इमरान मसूद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान मसूद जी, आप पार्टी ज्वाइन करने के एवज में ये भूल गए कि कोरोना भी है इस देश में, और ना आपके चेहरे पे मास्क, ना और कार्यकर्ताओं के चेहरे पर मास्क। देखिए, मैंने मास्क लगाया था, जी। लेकिन मैंने अपने घर के ऊपर ना इतने लोग बुलाए थे, ना मेरा ये इरादा था। मैंने चंद लोगों को अपने साथ बुलाया था मीटिंग के लिए। एक लोगों के अंदर उत्साह इतना है कि मेरे घर के अंदर कोई जगह नहीं बची जहां आदमी ना घुस गया हो, सब जगह मेरे कार्यकर्ता आ गए, घुस गए। तो बड़ी अजीब स्थिति होती है कई बार। क्या आप चुनावी मौसम में अगर माहौल बदलेगा तो कार्यकर्ताओं में उत्साह तो होगा, लेकिन उत्साह को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी मसूद साहब आप ही पे है। देखिए, कई बार उत्साह के अंदर लोगों का जज्बात के अंदर इस तरह का होता है। अब उसके अंदर मैं कोई इसको ये कहूँ के साथ बहुत अच्छा किया हुआ, बहुत अच्छा हुआ, तो ये मुनासिब नहीं होगा। बहरहाल गलती है, उसके लिए इन्होंने FIR की है, और इसमें क्या है बताइए, और क्या कहूँ मैं। नहीं, दो नियमों का उल्लंघन एक साथ हुआ है। एक आचार संहिता लागू है और कोरोना को लेकर चुनाव आयोग ने अलग से सख्ती, चुनाव आयोग का सख्त गाइडलाइंस है कि आप 5 लोगों से ज्यादा डोर टू डोर कैंपेन में भी नहीं भाई, मेरे घर के अंदर ही 15 लोग हैं, तो क्या करेंगे चुनाव आयोग की गाइडलाइन का हम? मेरे घर में ही 15 लोगों को रहने की मनाही नहीं है सर, आप ऐसे कैसे बात करें? रहने की मनाही नहीं है, लेकिन मेरे घर में ही 15 लोग हैं, तो आप एक बात तो बताइए, 5 लोग मेरे घर में ही 15 लोग हैं, तो आपके घर के लोग चुनाव कैंपेन नहीं कर रहे हैं सर, ये कैसे नहीं समझ रहे हैं आप? ठीक वो है, आपके घर में रह रहे हैं। जो उनका काम है वो करेंगे, जो हमारा काम है हम करेंगे। तो मतलब मुकदमा हो चुका है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आगे भी आने वाले दिनों में आप नियम तोड़ेंगे? नहीं है, नियम तोड़ना हमारा मकसद नहीं है। मैंने आपको एक सच्ची सी बात बताई, आप उसको अदरवाइज ले रहे। मैंने आपको कहा कि कई बार उत्साह के अंदर, देखिए उत्साह के अंदर कई बार गलतियां होती हैं, और मैंने कहा कि गलती है, कोई अच्छी वो नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि इसको कंट्रोल करें। आपने कार्यकर्ताओं को एक मैसेज कन्वे कर दिया कि अगली बार से जब भी हम जुटेंगे तो सबके चेहरे पर मास्क होगा, हम कोरोना नियमों का पालन करेंगे। मैंने मास्क के 3 डब्बे भी रखवाए हुए थे। अब आप तो कह रही हैं मैंने तो मास्क के 3 डब्बे बाहर रखवा दिए थे, भाई मास्क लगवा दो सबको। मसूद साहब, हम आपसे इसलिए बात कर रहे हैं ना क्योंकि मुकदमा दर्ज हो चुका है, मुकदमा दर्ज हुआ है, इसलिए हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। वरना मैं आपसे कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी से रिलेटेड सवाल करती, चूंकि अब ये अलग मामला आ चुका है, तो मैं वो सवाल तो देखिए, मुकदमा कोर्ट में जाएगा, देखेंगे जो भी होगा। बहरहाल हम उससे फेस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि सब गाइडलाइंस का पालन करें। आपने जब ये बात स्वीकार कर ली है तो और सवाल इससे जुड़ा हुआ नहीं बनता, लेकिन आप हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं तो मैं समझने की कोशिश करूंगी कि प्रियंका गांधी ने कोशिश की कि वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को उस तरीके से जनाधार दिलवाए कि कम से कम मजबूती हो, सत्ताए ना आए, लेकिन आपका बहुत जल्दी मोह भंग हो गया, आप तो साइकिल पे सवार हो गए। नहीं, प्रियंका जी बड़ी नेता है, प्रियंका जी ने मेहनत की, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश की परिस्थिति ऐसी है। देखिए, योगी साहब ने जो हाल उत्तर प्रदेश का कर दिया, जिस तरह का उत्तर प्रदेश में माहौल योगी साहब ने बना दिया, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो माहौल बना है, उस माहौल को मजबूत करने के लिए मैं अखिलेश यादव जी के साथ आया। आपके बारे में जहां भी पता करें और चुनावी जानकार जिनसे भी बात करें, सब कहते हैं कि आप तो उत्तर प्रदेश के बड़े चेहरे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपका दबदबा है, आपका जनाधार है, लेकिन इससे फायदा कांग्रेस पार्टी को पहुंचता तो आप ऐन चुनाव के मौके पे पाला बदल लिए, आप तो साइकिल पे सवार हो गए। देखिए, कांग्रेस को फायदा पहुंचता, कांग्रेस जीतने की तरफ चली जाती तो निश्चित रूप से इसका फायदा कांग्रेस को होता और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता। लेकिन मेरे रहने से और काम करने से ना तो कांग्रेस को फायदा हो रहा था और ना भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा था। तो मैंने बहुत सोच विचार कर करके ये फैसला किया कि प्रदेश में जो माहौल बना है उसके अंदर जो नौजवान मतलब आपने हवा का रुख भांप लिया और रुख के साथ हो लिए। नहीं, रुख भापने की बात नहीं है। देखिए, रुख भापने की बात नहीं है। मैंने कांग्रेस के लिए, कांग्रेस ने मुझे बहुत सम्मान दिया और मैंने कांग्रेस में बहुत काम किया। मैंने कांग्रेस के अंदर चार चुनाव रहकर कांग्रेस में मैं हारा हूँ। और कितने वोट लेकर हारा हूँ, आपका स्टेटस क्या है? हम आपको इस वक्त इंट्रोड्यूस करें अपने चैनल पे कि आप समाजवादी पार्टी के लीडर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नहीं, मैं
एक छोटा सा उत्तर प्रदेश का एक निवासी हूँ, बस आप हाँ। मेरा स्टेटस इतना ही समझिए। नहीं मैं नहीं, उत्तर प्रदेश वो का तो मैं निवासी हूँ। जानती हूँ कि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। जी। सहारनपुर की ये तस्वीरें हम आपको अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन अभी क्या स्टेटस है? आप मतलब एक विधिवत एक आयोजन होगा, फिर एक कार्यक्रम होगा, तब आप पार्टी का नहीं नहीं, अभी दामन थामेंगे? मैंने हाँ। अखिलेश जी से समय मांगा है मिलने का। अखिलेश जी से मिलूंगा, अखिलेश जी से आग्रह करूंगा कि आपको समर्थन देने के लिए आया हूँ। अच्छा, मतलब अभी आप विधिवत नहीं ज्वाइन किए हैं, पार्टी ज्वाइन करने नहीं। वाले, हम ये कह सकते हैं। जी जी जी। मैं आपसे अब ये समझना चाहती हूं कि आपने वक्त वक्त पर कांग्रेस पार्टी के लिए उस तरीके से काम किया। कांग्रेस पार्टी के लिए एक बातें बहुत जोर से कही जाती है, बहुत पुरजोर तरीके से ये बातें उठाई जाती है कि जितने सीनियर लीडर्स हैं वो वफादारी नहीं करते हैं, इसीलिए कांग्रेस पार्टी गर्त में जाते जा रही है। ये इल्जाम आप सहने के लिए तैयार है? नहीं देखिए, मैं वफादारी की बात जहाँ तक होगी, मैंने अगर उनके ऊपर किसी गद्दारी तो तब होगी जब मैं प्रियंका जी और राहुल जी को कहूँ कि उन्होंने मुझे सम्मान नहीं दिया। हाँ। या उन्होंने मेरा मान नहीं रखा। उन्होंने मुझे बेहद सम्मान दिया। हाँ। परिस्थितियां राजनीतिक उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी इसीलिए तो बन मैं गई सवाल है। पूछ रही हूँ कि जब इमरान मसूद का जिक्र आता है तो कहा जाता है कि इमरान मसूद बता रहा हूँ। आराम से जब भी चाहे प्रियंका गांधी से बात कर सकते हैं, जब भी चाहे वो राहुल गांधी से बात कर सकते हैं। अब हाँ, जिन दो जी ये सौभाग्य मुझे प्राप्त था। हाँ। ये इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियां इस प्रकार की बन गई हैं हाँ। कि उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी को हमने लड़ाने का काम नहीं किया तो उसका सीधा नुकसान समाजवादी को नहीं होगा, सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। तो और मतलब भारतीय आप जनता- जिस पार्टी में हैं उसको लेकर आपकी जवाबदेही जिम्मेदारी नहीं है। आप जहां पे जाना चाहते, इसी को तो सत्ता लोभ कहते हैं सर। अगर आपको थोड़ा भी नहीं, संकेत मिल चुका अगर है या सत्ता आपको लोभ लग होगा रहा तो है, मैं देखिए, सत्ता लोभ होगा मुझे तो मैं कहूंगा कि साहब मुझे ये बनाइए, मुझे ये बनाइए, मुझे हाँ। ये बनाइए। मैं तो कुछ नहीं कहा। सत्ता लोभ की बात नहीं है। देखिए, हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर इतने त्रस्त हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, हाँ। इतने त्रस्त हैं इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, चाहे नौजवान हो चाहे किसान हो, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हर इंसान। और योगी साहब ने सही कहा है, उन्होंने थोड़ा सा आंकड़ों में फेरबदल कर दिया। 80 और 20 की लड़ाई है। हाँ। 80% जनता इस वक्त उत्तर प्रदेश की त्रस्त है योगी साहब शर्तें के क्या शासन क्या है समाजवादी पार्टी में जाने की? कोई शर्त नहीं है। अपने लोगों को टिकट दिलवाना, क्योंकि वहां कोई जयंत शर्त चौधरी नहीं। की भी मौजूदगी है। पश्चिमी नहीं, उत्तर कोई प्रदेश शर्त से नहीं वो है। भी आते हैं। कोई शर्त नहीं है मेरी कोई शर्त किसी के साथ नहीं है। ये कुछ कोई तो शर्त बातें मेरी हुई किसी होगी। के नहीं, कोई बात नहीं है, कोई शर्त ही नहीं है। देखिए, जब बात सिद्धांत की हो रही है, मैं सैद्धांतिक रूप से बात कर रहा हूँ। जब बात सिद्धांत की हो रही है तो फिर सिद्धांत के अंदर शर्तें नहीं होती। हम्म। कोई शर्त नहीं है और कोई बात नहीं है। केवल एक मकसद है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस कुशासन की समाप्ति और इस सुशासन की स्थापना हो। केवल अच्छा, एक पीछे उद्देश्य है। अब मैं जरा आंकड़ों पे गौर करूं तो जिस इलाके से आते हैं और जहां पे आपका दबदबा माना जाता है, जो समाजवादी पार्टी भी भाप रही है, और यही वजह है कि आप लोगों की बातचीत हो रही है। आपने कहा विधिवत ज्वाइन नहीं किया, थोड़ा इंतजार करना होगा हम सबको। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2017 का चुनाव परिणाम ये कहता है कि बीजेपी वहां पे बहुत मजबूती से आई थी। इस बार आप क्या करने वाले हैं अपने इलाके को बचाने के लिए? देखिए, जितनी मजबूती के साथ बीजेपी आई थी, लगभग 88 सीटें बीजेपी ने जीती थी। हाँ। अभी बीजेपी 18 सीटें भी नहीं जीतेगी। हाँ। अब आप इतनी मजबूती बता रहा हूँ कि बीजेपी जहां मजबूत आई के साथ आई थी, आप अलीगढ़ से लेकर के और इधर बरेली तक ये 88 सीटें जीत कर गए थे। और इन 88 एक सीटों में से भी 18 भी नहीं आई। आखिरी सवाल ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जो ये चुनाव लड़ रही है 2022 का, आजम खान की गैर मौजूदगी में लड़ रही है और वही कमी पूरा करने आप जा रहे हैं समाजवादी पार्टी में। देखिए, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की कभी कमी को पूरा नहीं कर सकता है, कभी कोई किसी की कमी को पूरा नहीं कर सकता है। लेकिन आज जो स्थिति है उत्तर प्रदेश की, उस उत्तर प्रदेश की स्थिति में व्यक्ति से ऊपर के व्यक्ति के विशेष से ऊपर उठ करके सारी चीजें निकल कर आ गई हैं कि आज उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि हमें न्याय मिले। उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि किसानों को, नौजवानों को और व्यापारियों को जो उत्पीड़न इस सरकार के अंदर हुआ, उसके ऊपर फैसला आने का काम हो। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता 80% जनता समाजवादी पार्टी का समर्थन करेगी। चलिए, हमें वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा की सियासी बाजी जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने आज से जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग के निर्देशों और कोरोना नियमों को ध्यान में रखकर पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेता घर घर जाकर मतदाताओं से मुलाकात कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। खुद यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने लखनऊ में इस अभियान की शुरुआत कर दी है।
स्वतंत्र देव सिंह और यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने लोगों को तिलक लगाकर इस अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं की 5 सदस्यों की टीम घर घर जाकर लोगों से मुलाकात करने वाली है। जनसंपर्क अभियान के दौरान 3.5 करोड़ परिवारों से संपर्क करने की योजना है। पार्टी ने राज्य के 1,74,000 बूथों से जुड़ने का लक्ष्य रखा है। यूपी में 10 फरवरी को पहले फेज का मतदान होना है। ये पहली ऐसी सरकार है कि जो घर घर संपर्क करने का काम हम लोग साल भर में करते थे, हर साल जाते थे और यह भी अंतिम समय में भी जनता के बीच में जा रहा हूँ आशीर्वाद के साथ 300+ के नारा के साथ हम लोग जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेंगे और सरकार बनाएंगे योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के आशीर्वाद से, और पुनः फिर जनता की सेवा हम सब करेंगे। अब देश भर में कोरोना के आंकड़े किस तरीके से बढ़ रहे हैं और चुनौतियां कैसी है और राज्यवार क्या क्या पाबंदी, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। देश भर में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आंकड़े जो है वो रोज परेशान करने वाले। कल के मुकाबले आज कोरोना के मामलों में हालांकि थोड़ी कमी देखने को मिली है, ये राहत की बात है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 1,68,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि इस दौरान कोरोना के 79,959 लोग ठीक भी होकर अपने घर लौट चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 277 लोगों की जान भी जा चुकी है। ये आंकड़े हैं देश भर के जो पिछले 24 घंटे के। पिछले 24 घंटे में 1,68,063 मामले आ चुके हैं। मौत कितनी हुई है ये हम आपको बताते हैं। पिछले 24 घंटे का आंकड़ा 277 पहुंचा है। 24 घंटे में तकरीबन 70,000 लोग ठीक भी हुए हैं। 8,21,000 से ज्यादा कोरोना के ऐसे मरीज भी हैं जो कि अब पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। रवि इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, ये आंकड़े जो अब पिछले 24 घंटे के हम बता रहे हैं, चाहे ठीक होने की संख्या हो या फिर कोरोना के नए मामले हो या मौत की संख्या, इससे क्या संकेत मिल रहा है? यही मिल रहा है, अभी पीक आना बाकी है। और जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो बड़े शहर हैं वहां पर सबसे पहले कोरोना का पीक आएगा, उसके बाद फिर केसेस में कमी आनी शुरू होगी, इसके बाद छोटे शहरों में पीक आना शुरू होगा, फिर इसके बाद वहां पे डाउन होगा केसेस। तो अभी पीक आना बाकी है। केसेस में अभी आने वाले दिनों में और भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिस तरीके से इसके ट्रेंड बता रहे हैं और एक्सपर्ट्स जो अपनी राय रख रहे हैं। तो फिलहाल ओमिक्रॉन वेरिएंट की भी केसेस में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि अगर हम कल के कंपैरिजन करें तो थोड़ी सी कमी जो रोज के आंकड़े हैं उसमें से कमी थोड़ी सी देखने को मिल रही है, लेकिन ये राहत वाली बात नहीं है। ये राहत वाली बात तब होगी राहत वाली बात तो ये भी नहीं है रवि। मैं इसको भी आपसे जरा समझना चाहूंगी, अगर किसी एक्सपर्ट से अगर आपकी बातचीत हो पाई हो। दिल्ली के बारे में ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसमें हर चौथा आदमी कोरोना पॉजिटिव है। बिल्कुल, देखिए कोरोना पॉजिटिव है क्योंकि कई जगहों पर तो उस तरीके से टेस्टिंग भी नहीं हो पा रही है। बड़े शहरों में अगर टेस्टिंग हो जाती है तो वहां पर जानकारी मिल जाती है, क्योंकि इस बार ओमिक्रॉन वेरिएंट जब से आया डेल्टा को रिप्लेस कर रहा है। लेकिन ओमिक्रॉन में ये भी कहा जा रहा है, जो अब तक के फाइंडिंग्स आए हैं उसमें यह है कि ये थोड़ा सा माइल्ड होता है, उतने ज्यादा इसके सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो लोगों को पता नहीं चल पाता वो कोरोना इन्फेक्टेड है, जांच नहीं हो पाती, टेस्ट नहीं हो पाता। लेकिन बड़े शहरों में बड़ी संख्या में टेस्ट हो रहे हैं, इसलिए जानकारी वहां पर मिल पा रही है। रवि, मैं एक और सवाल आपसे पूछूंगी, लेकिन इस बीच में जरा दर्शकों को अपडेट कर दूं। आईसीएमआर ने कोरोना टेस्टिंग को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नई एडवाइजरी के मुताबिक कोरोना मरीज के संपर्क में आने पर सभी लोगों को कोरोना टेस्ट कराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आईसीएमआर की एडवाइजरी के मुताबिक कोरोना मरीज के संपर्क में आने वाला अगर उम्र के हिसाब से हाई रिस्क कैटेगरी में या फिर कॉम्बेड नहीं है तो उसे टेस्ट कराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। नई एडवाइजरी के मुताबिक गंभीर रोगियों और बड़ी उम्र वालों को लिए ही ये टेस्ट जरूरी है। रवि हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, इसको हम आईसीएमआर की जो ये रिपोर्ट है, ये गाइडलाइंस जो है उसको किस तरीके से ले? ये पहले फेज में कोरोना के सेकेंड वेव में हमने जो देखा ये उसी तरीके की बातें हैं? देखिए, फर्स्ट वेव में या सेकेंड वेव में ये होता था कि आईसीएमआर की उसमें जो गाइडलाइन थी और उसके दिशा निर्देश ये कहते थे कि जो भी कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में आते हैं उनको सबसे पहले आइसोलेशन में जाना चाहिए, उसके बाद उसको टेस्ट करवाना चाहिए। लेकिन अभी नई गाइडलाइन जो आई
जिसमें यह कहा गया कि अगर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में कोई आता है तो आइसोलेशन में जरूर जाए, लेकिन खुद की निगरानी वो करे, कुछ दिनों तक निगरानी करे। निगरानी करने के बाद उसके शरीर में किसी तरीके के अगर बदलाव नहीं आते हैं, किसी तरीके के सिम्टम्स नहीं आते हैं, तो उसको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जो 60 साल से उम्र के ज्यादा लोग होते हैं या कोमॉर्बिड होते हैं, यानी कि किसी को गंभीर बीमारी से पीड़ित है, तो उनको टेस्ट करवाने की जरूरत है, क्योंकि सबसे पहले कोरोना का जो है शब्दों में अटैक रवि उन्हीं और पर होता है। जी, सहज लहजे में हम अपने दर्शकों को कहें तो यही हम कह सकते हैं कि आप अगर किसी के संपर्क में आ गए हैं जो कोरोना पॉजिटिव है और आप में अगर उस तरीके का कुछ लक्षण नहीं हो तो आप कृपया अपने घर पे रहें, खुद को आइसोलेट कर लें, परेशान ना हो। बहुत शुक्रिया रवि, हम आपका आगे भी रुख करेंगे, लेकिन आईसीएमआर की नई एडवाइजरी क्या है ये हम आपको बता चुके हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर, लखनऊ से सीएम योगी रवाना हो चुके हैं दिल्ली के लिए, क्योंकि आज दिल्ली में मंथन होना है। ये मंथन चुनावी मंथन है और किस लिए होना है ये भी हम आपको बता दें। दरअसल फर्स्ट फेज के जो चुनाव है उसमें टिकट बंटवारा किस तरीके से हो, कौन कौन चेहरा है, किन किन चेहरों पे मुहर लग सकती है, इस पे मंथन होना है। पहले और दूसरे फेज की टिकटों पे मंथन होना है और इसमें किसकी किसकी मौजूदगी रहेगी ये भी हम आपको बता देते हैं। जेपी नड्डा रहेंगे ही, इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह और टिकट बंटवारे पे ये बातचीत होनी है। इससे पहले भी इस तरीके की बैठक हम देख चुके हैं जहां सीएम योगी दिल्ली आते हैं और जेपी नड्डा की मौजूदगी रहती है और बड़े लीडर्स होते हैं, कई दफा अमित शाह की भी मौजूदगी होती है। लेकिन आज है या नहीं इस पे हम कुछ देर में आपको अपडेट करेंगे। लेकिन होना क्या है ये मैं फिर आपको ब्रीफ करूं। आज टिकट बंटवारे पे एक अपडेट मैं कर दूं इस वक्त आपको, क्योंकि जेपी नड्डा को, जो कि राष्ट्रीय बीजेपी के अध्यक्ष हैं, जिनकी मौजूदगी किसी भी मीटिंग के लिए बहुत मायने रखती है, वो वर्चुअली जुड़ेंगे क्योंकि उनको कोविड है, तो वो वर्चुअली जुड़ेंगे और उनके पास बाकायदा उस तरीके से रिपोर्ट्स होते हैं। बीजेपी पहले सर्वे रिपोर्ट कराती है और सर्वे रिपोर्ट के जरिए ही यह तय होता है कि वो जिताऊ कैंडिडेट कौन हो सकता है। अभिषेक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, अमित सिंह माफ कीजिएगा, अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, आज जिताऊ कैंडिडेट कौन है, कौन कौन ऐसा चेहरा है जो कि बीजेपी को मजबूती दिला सकता है फर्स्ट और सेकंड फेज के चुनाव में, उसको लेकर सहमति बन सकती है आज? देखिए, जिस तरीके से बीते कल एक मैराथन बैठक हुई थी बीजेपी यूपी बीजेपी कार्यालय में, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष, दोनों डिप्टी सीएम और तमाम बीजेपी के कद्दावर यूपी के नेता, वो लगातार मंथन किया। और उसके बाद आज सुबह सुबह अभी थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री और स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष दोनों रवाना हो गए हैं दिल्ली के लिए। जैसे ही वो दिल्ली पहुंचेंगे वहां पर बैठक होगी। प्रथम चरण और दूसरे चरण, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में जिन कैंडिडेटों को टिकट दिया जाएगा, क्या उनके बैकग्राउंड है, किस तरीके से वो चुनाव लड़ेंगे, कितनी मजबूती से लड़ेंगे, तो इस पर मंथन होगी। अमित, तो इसका फाइनल टच क्या है, क्योंकि ये पहले बातचीत हो चुकी होगी एक राउंड की कि कौन कौन हो सकता है कैंडिडेट? जी हाँ, बिल्कुल जाहिर तौर पे ये इसको फाइनल टच कहें, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो काफी लंबे समय से चल रहा था। हाँ। बूथ स्तर से ये लगातार चल रहा था। उसके बाद जब ऊपर आया तो बीते कल बैठक हुई जिसमें योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह, दोनों डिप्टी सीएम, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा और बाकी जो नेता है यूपी बीजेपी के, उन्होंने मंथन किया। अच्छा, अब जो है उस लिस्ट को लेकर जो ऐसा मामला है जिसको लेकर बहुत उहापोह की स्थिति बनी हुई है बीजेपी के अंदर, खाने भी, दूसरे पार्टियों में भी और पब्लिक में भी। फर्स्ट फेज में मथुरा का चुनाव है, क्या योगी का नाम आ सकता है सामने? देखिए, ये इस बारे में योगी आदित्यनाथ से खुद मैंने पूछा था कि वो चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, मथुरा से लड़ेंगे, गोरखपुर से लड़ेंगे, अयोध्या से लड़ेंगे या फिर और कोई दूसरी सीट होगी। तो उन्होंने ये साफ कहा था कि पार्टी जहां से तय करेगी तो वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, इसके लिए उन्होंने पार्टी पर छोड़ दिया है। हालांकि जो मथुरा के जो कार्यकर्ता है बीजेपी का, वो चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ वहां से चुनाव लड़े, तो वहीं अयोध्या के कार्यकर्ता चाहते हैं बीजेपी के कि योगी आदित्यनाथ वहां से चुनाव लड़े। अब देखने वाली बात होगी कि पार्टी कहां से तय करती है। योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि पार्टी का फैसला जहां से भी होगा चुनाव लड़ने का, वो बीजेपी वहां में से यही बड़ी बात है और बीजेपी की यह खासियत है, पार्टी जो एक बार तय कर दे, बड़ा से बड़ा लीडर उसे मानता है, स्वीकारता है। सीएम योगी ने भी यही संकेत दिए हैं। लेकिन क्या मथुरा ही वो जगह जहां से सीएम योगी चुनाव लड़ेंगे, इस पे तस्वीर साफ हो जाएगी, उसके लिए थोड़ा इंतजार आपको करना होगा। और एक बार फिर हम कोरोना के आंकड़ों की बात करेंगे। दिल्ली में क्या स्थिति है इस पे हम फोकस करते हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए और सख्त पाबंदियां लागू कर दी गई है। एक दिन पहले ही डीडीएमए यानी दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। हालांकि डीडीएमए की बैठक में यह साफ कर दिया गया है कि फिलहाल दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन शहर के सभी रेस्टोरेंट और बार अगले आदेश तक बंद रहने वाले हैं। इस दौरान होटल और रेस्टोरेंट से खाना ले जाने और होम डिलीवरी की छूट जारी रहने वाली है। यही नहीं,
डीडीएमए ने कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाने और नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में कोरोना को काबू करने के लिए पहले से ही नाइट कर्फ्यू के साथ वीकेंड कर्फ्यू लागू है। इसके अलावा मास्क नहीं पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों के लिए भी चालान काटे जा रहे हैं। और ये सारी पाबंदियां इसलिए लगाई गई है क्योंकि दिल्ली में कोरोना के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। और इस वक्त बड़ी खबर, दिल्ली में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एलएनजेपी अस्पताल का दौरा करने वाले हैं। कुछ ही देर में वो अस्पताल पहुंचेंगे, वहां तैयारियों का जायजा लेंगे क्योंकि दिल्ली और प्रदेश जहां पे परेशानियां ज्यादा है। 12:30 बजे वो वक्त जब दिल्ली के सीएम एलएनजेपी हॉस्पिटल जाने वाले हैं। और इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, कोरोना से जुड़ी हुई तमाम गाइडलाइंस और तमाम तैयारियों को वो देखने वाले हैं। प्रियंका कांडपाल हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। प्रियंका, अपडेट कीजिए इस खबर को। सीएम केजरीवाल पहुंचने वाले हैं एलएनजेपी हॉस्पिटल। जी बिल्कुल, दिल्ली सरकार का ये कोविड डेडिकेटेड अस्पताल रहता है। हालांकि अभी यहाँ पर बाकी ओपीडीज भी चल रही है और अरविंद केजरीवाल खुद कोरोना से ठीक होकर अभी वापसी उन्होंने की है कल ही। और ऐसे में आज से वो जायजे पे निकल रहे हैं क्योंकि दिल्ली में 25% पॉजिटिविटी रेट हो गया है। ऐसे में अगर मामले और बढ़ते हैं और गंभीर स्थिति होती है तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं प्रशासन की तरफ से, एलएनजेपी अस्पताल में क्या तैयारियां, वहाँ किस तरीके से अभी हालात चल रहे हैं, इनका जायजा लेने के लिए खुद सीएम वहां पर आज पहुंचेंगे और जानकारी लेंगे उनसे कि कितनी तैयारियां हैं, कितनी तैयारियों की और ज्यादा जरूरत है ताकि दिल्ली में स्थिति खराब ना होने पाए। जी चलिए प्रियंका, फिलहाल शुक्रिया। हम आंकड़े भी अपने दर्शकों को बता रहे हैं और इस बीच सीएम की तैयारियां कैसी है ये भी अपडेट कर रहे हैं। सीएम केजरीवाल दोपहर 12:30 बजे जाएंगे एलएनजेपी हॉस्पिटल। और इस बीच आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल ने कोरोना से बचने के लिए लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि लोग मास्क जरूर पहने और बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, हैंड वॉश करते रहें। स्वयं को बचाने के लिए करनी चाहिए। मास्क अवश्य पहने जब भी किसी भीड़ वाली जगह पे जा रहे हो। और दूसरी चीज, अगर वैक्सीनेशन नहीं करवाया हो तो अवश्य करवा लें। वैक्सीनेशन का एक बहुत बड़ा फायदा जो लगातार देखा गया है कि आपको इन्फेक्शन से चाहे ये ना रोक पाए लेकिन वो ज्यादा तीव्र नहीं होने देता बीमारी को, तो हल्की बीमारी होके ही चली जाती है। कोरोना से जुड़ी हुई इस वक्त की एक और बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली के जेलों में बंद 66 कैदी और 48 जेल कर्मी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इनमें से 42 कैदी और 34 जेल कर्मी केवल तिहाड़ जेल में ही पॉजिटिव पाए गए हैं। 24 कैदी और 8 जेल कर्मी मंडोली जेल और 6 जेल कर्मी रोहिणी जेल में पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी ये जो आंकड़ा है ये वहां तक भी पहुंच चुका है। ये जो परेशानी, ये जो चुनौती है कोरोना से जुड़ी हुई, वो पहुंच गई है कहां तक? जेलों तक। हालांकि इस बीच दिल्ली के जो सीएम केजरीवाल हैं वो तत्परता दिखा रहे हैं। कोविड से वो ठीक हो चुके हैं, वो एक्टिव हैं, लेकिन तिहाड़ जेल तक भी कोरोना की पहुंच, मंडोली जेल तक भी कोरोना की पहुंच और वहां भी 34 स्टाफ ऐसे हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। कैदी भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इसके अलावा तिहाड़ के अलावा मंडोली की भी हम बात कर रहे हैं और यहां भी स्थिति बेकाबू होती जा रही है। फर्स्ट और सेकेंड वेव में भी हमने देखा कि वहां भी कैदी पॉजिटिव हो गए थे। दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, क्या हालात बने हुए हैं जेलों में? देखिए, दिल्ली की तिहाड़ जेल के अंतर्गत आने वाली मंडोली हो चाहे रोहिणी हो, तो सभी जगह के हालात जो है इस वक्त काफी ऐसे हो चुके हैं जिसमें लोगों जो नए कैदी आ रहे हैं उनकी वजह से ही पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं। इसीलिए जो डीजी तिहाड़ है उन्होंने एक दिन पहले न्यूज 18 इंडिया को जानकारी दी थी कि वो नए आने वाले कैदियों को आइसोलेशन में रख रहे हैं ताकि उनको क्वारंटीन रखा जाए। क्वारंटीन रखने के बाद ही उन्हें जो है दूसरे जेल इनमेट्स के साथ शामिल किया जा रहा है। और जिस तरह से संपर्क में आने के बाद ही लोग जो केस बढ़ रहे हैं उसके बाद ये कोशिश की जा रही है तिहाड़ के द्वारा कि जल्द से जल्द जो अलग कैदी हैं उनको अलग अलग वार्ड में शिफ्ट किया जाए जिस तरह के पॉजिटिव केस जैसे जैसे आ रहे हैं। क्योंकि तिहाड़ की जेलों में अब तक जो आंकड़े आ चुके हैं वो 66 कैदी हैं और वहीं जेल स्टाफ भी 48 के आसपास पॉजिटिव हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जाएगा कि जिस तरह का हालात वहां पर है जेल के अंदर, तो वो काफी खतरनाक हो सकते हैं अगर उन पर जल्द ही कोई रोकथाम ना हो। क्योंकि नए आने वाले कैदी जो है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होते हैं और उसके बाद उनके द्वारा अंदर की वार्डों में जब उन्हें शिफ्ट किया जाता है तो वहां वो दूसरे कैदी से मिलते हैं और यही वजह है कि वहां पर संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन तिहाड़ प्रशासन का कहना है कि इस पूरे मामले में सख्त इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल शुक्रिया।
एक बार फिर हम आपको उत्तर प्रदेश की खबर दिखाते हैं, जहां विधानसभा की सियासी बाजी जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने आज से जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। चुनाव आयोग के निर्देशों और कोरोना नियमों को ध्यान में रखकर पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और नेता घर घर जाकर मतदाताओं से मुलाकात करेंगे। और खुद यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने लखनऊ में इस अभियान की शुरुआत की। स्वतंत्र देव सिंह और यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने लोगों को तिलक लगाकर इस अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं की 5 सदस्यों की टीम घर घर जाकर लोगों से मुलाकात करेगी। जनसंपर्क अभियान के दौरान 3.5 करोड़ परिवारों से संपर्क करने की योजना है। पार्टी ने राज्य के 1,74,000 बूथों से जुड़ने का लक्ष्य रखा है। यूपी में 10 फरवरी को पहले फेज का मतदान होना है। ये पहली ऐसी सरकार है कि जो घर घर संपर्क करने का काम हम लोग साल भर में करते थे, हर साल जाते थे और यह भी अंतिम समय में भी जनता के बीच में जा रहा हूँ आशीर्वाद के साथ। 300+ के नारा के साथ हम लोग जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेंगे और सरकार बनाएंगे योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के आशीर्वाद से, और पुनः फिर जनता की सेवा हम सब करेंगे। और इस वक्त लखनऊ से अमित सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, फर्स्ट वेव के बाद बिहार का चुनाव, सेकंड वेव के दरमियान पश्चिम बंगाल का चुनाव और अब थर्ड के दौरान हमें उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे का चुनाव देखने को मिल रहा है। आप क्या देख पा रहे हैं? किसी भी पार्टी की हम बात करें, क्या कोरोना नियमों का सख्ती से पालन हो रहा है? देखिए, अगर हम सहारनपुर की तस्वीरें छोड़ दे तो अब देखें कि सहारनपुर में तो इमरान मसूद ने कोरोना नियमों का पालन नहीं किया, लेकिन इस वक्त मैं जिस स्पॉट पे मौजूद हूं, यहां से कानून मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता, यूपी बीजेपी के कद्दावर नेता ब्रजेश पाठक जनसंपर्क अभियान शुरू करने वाले। मैं एक बार तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा दी। केवल आपको 5 लोगों से ज्यादा यहाँ पर दिखेंगे नहीं, क्योंकि 5 लोगों का ही ये अभियान है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए, यहाँ पर कुछ मीडिया कर्मी यहाँ पर दिखेंगे आपको, और इसके अलावा बीजेपी के 5 केवल 4 कार्यकर्ता और एक 5वां उनके नेता होंगे ब्रजेश पाठक, जो घर घर जाएंगे। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि ये तस्वीरें दिखाएं, ये जिनके घर में जो लाभार्थी हैं उनके घरों में जाएंगे और इस तरीके से उनको ये पर्चे देंगे, क्या क्या लाभ पहुंचाया गया है, और उसके बाद ये स्टिकर लगाया जाएगा। क्या आप लोगों का प्लान है? हम लोग का जो है प्लान यही है कि जो भी लाभार्थी अपने सरकार में लाभ पाए हैं उनके घर जाएंगे, उनको रोली कुमकुम टीका लगा के उनका सम्मान स्वागत करेंगे और उनको लाभ के बारे में पूछा जाएगा या उनसे सुझाव भी लिया जा सकता है कि माने आपको कोई दिक्कत तकलीफ हो, 5 सालों में कोई भी दिक्कत सुझाव आप दे सकते हैं। और क्या क्या लाभ उन्हें मिला है योगी सरकार के द्वारा, आप लोग ये भी बताएंगे? योगी सरकार जी के द्वारा बहुत चीज लाभ मिला हुआ है। ये बताएंगे आप जहाँ जाएंगे? हम बताएंगे, घर घर जाके सूचना देंगे, सब कुछ बताएंगे हम लोग, सब कुछ बताएंगे। इसी तरीके से तो आज से शुरुआत है। और ये यहाँ पर देखिए किस तरीके से, और मैं इस सड़क पे दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए बगल में पुलिस लाइन है, आपको सड़क पर कोई नहीं दिखेगा। केवल जो हमने सहारनपुर से जो तस्वीरें देखी हैं इमरान मसूद के यहाँ से, वो उसके उलट बिल्कुल तस्वीरें। आज सुबह से ही ये कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। सुबह स्वतंत्र देव सिंह ने इसकी शुरुआत की, उसके बाद वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए। जो अमित आपके जरिए हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, उससे तो अभी शुभ संकेत मिल रहे हैं कि सारे नियमों का पालन हो रहा है। लेकिन क्या और पार्टियां भी आज से वो अपना कैंपेनिंग कर रही है, डोर टू डोर कैंपेन कर रही है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों को ही रहना है? देखिए, समाजवादी पार्टी का भी दावा है कि वो इसी तरीके से डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। खुद अखिलेश यादव ने कहा कि हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। हालांकि उन्होंने जो डिजिटल रैली और ये जो तमाम नियम बनाए गए हैं उनका उन्होंने विरोध भी कहा। उन्होंने कहा कि हम चुनाव आयोग से कहेंगे कि छोटी पार्टियां इसमें उस तरीके से वो प्रचार नहीं कर पाएंगे। कि बहरहाल कांग्रेस का भी दावा है कि वो कोरोना नियमों का पालन करते हुए, लेकिन यहाँ तस्वीरें बीजेपी की यहाँ पर देखती हुई, यहाँ पर आप तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता आज जो है पूरे प्रदेश में, मैं इस वक्त लखनऊ में मौजूद हूं, लेकिन लखनऊ की ही नहीं पूरे प्रदेश में इस तरीके से जो कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, वो आज सड़कों पे हैं। 4 लोगों के साथ, यानी खुद जो कद्दावर नेता होंगे, कुल मिला के 5 जो नेता हैं वो घर घर जाएंगे। और देखिए, मैं तस्वीरें दिखाऊं, ब्रजेश पाठक इस वक्त पहुंच चुके हैं यहाँ पर। तस्वीरों में ब्रजेश पाठक पहुंच गए हैं। ब्रजेश पाठक को आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ ब्रजेश पाठक पहुंच गए। सर, 5 लोगों के साथ आज आप लोग? हाँ, केवल 5 लोगों के साथ हम लोग कोविड गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए लाभार्थियों के यहाँ घर घर जनता से संपर्क करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो रीतियाँ नीतियाँ रही हैं हमारी सरकारों की, उनको हम बताएंगे और जनता का आशीर्वाद लेंगे। सर, सहारनपुर से एक तस्वीर आई कि वहाँ पर इमरान मसूद जो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता थे, वहाँ पर काफी भीड़ हो गई, FIR दर्ज की गई है। कि जो लोग दंगाई रहे हैं,
समाजवादी पार्टी उनको इकट्ठा करके प्रदेश को, जनता को भयक्रांत करके सत्ता पर काबिज होने का सपना देख रही है। यह धूल दूसरित होगा और बिल्कुल भी प्रदेश के लोग इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। केवल बीजेपी के अलावा आपको दूसरी पार्टियां दिख रही हैं जो चुनाव आयोग का गाइडलाइन बना? बिल्कुल नहीं, कोई अनुपालन नहीं कर रहे हैं। और जिस ढंग से आप जानते हैं कि ये दंगाई लोग हैं और इनका कभी कानून से वास्ता नहीं रहा, हमेशा कानून का उल्लंघन करना इनका प्रथम फर्ज रहा है। मेरा आखिरी सवाल आपसे सर, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने सवाल उठाया, जो ये कोरोना नियम बनाए गए, प्रोटोकॉल बनाया गया चुनाव आयोग के द्वारा, उसको कैसे देखते हैं सर? क्योंकि अभी आप जिस सड़क से आए होंगे वहाँ देखे होंगे समाजवादी पार्टी के कोरोना महामारी का प्रकोप पूरी दुनिया में है और भारत के निर्वाचन आयोग ने जो गाइडलाइन दिया है उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे और किसी भी स्थिति में कोरोना कोविड लाइन का हम उल्लंघन नहीं करेंगे। केवल चार लोगों के साथ ब्रजेश पाठक जो हैं इस वक्त अपना जो चुनावी अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। केवल 4 लोग, ये तस्वीरें हैं यहाँ पर। रीमा, बिल्कुल हम सुन रहे थे बातें, लेकिन इस बीच हम तस्वीरें देखने के साथ साथ तब आम लोगों की भावनाएं भी समझेंगे कि आम लोग इसको किस तरीके से देख रहे हैं, इस डोर टू डोर कैंपेनिंग के। क्या उनके जहन में कोई डर है कि कोई बाहरी नेता, बाहरी लोग हमारे पास पहुंचेंगे तो शायद हमें भी खतरा है इस बात का, क्योंकि डरे हुए सब हैं। देखिए, मैं एक तस्वीर दिखाऊं कि किस तरीके से डोर टू डोर अभियान यहाँ पर शुरुआत कर दी गई है। केवल 5 लोग हैं यहाँ पर तस्वीरों में, और यहाँ पर देखिए तस्वीरों में ब्रजेश पाठक जो है इस वक्त यहाँ पर तस्वीरों में देखिए कि तस्वीरों में यहाँ पर देखिए ब्रजेश पाठक जो है इस वक्त अंदर मौजूद हैं यहाँ पर, और यहाँ पर वो अपने 5 यहीं से वो शुरुआत कर रहे हैं अपना ये पूरा जो जन संपर्क अभियान है, यहीं से शुरुआत हो रही है। और ब्रजेश पाठक के अलावा केवल 4 ही बीजेपी के यहाँ पर कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये सुरक्षा में तैनात जवान यहाँ पर ब्रजेश पाठक के साथ है, जो उनका एक प्रोटोकॉल है, क्योंकि उनको सिक्योरिटी थ्रेट भी है। यहाँ पर तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो अभियान है इसकी शुरुआत की जा रही है। सुबह हमने देखा तस्वीरें किस तरीके से स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, दोनों डिप्टी सीएम किस तरीके से उन्होंने अभियान की शुरुआत की, और आज इस अभियान को अभी आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर ब्रजेश पाठक। चलिए अमित, मैं एक बार फिर से आपका रुख करती हूँ। और इस वक्त बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र पुलिस के 298 जवान कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 75 आईपीएस अधिकारी शामिल हैं, जबकि इस दौरान कोरोना की वजह से एक पुलिसकर्मी की मौत हो चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पुलिस वालों को कोरोना, 75 आईपीएस ऑफिसर, 24 घंटे में एक पुलिसकर्मी की मौत भी हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। अब ये देखिए, पुलिसकर्मी भी एहतियातन कदम उठा रहे हैं, लेकिन उन्हें ड्यूटी करनी ही है, और ड्यूटी करने के एवज में वो भी इस बीमारी के जद में कोरोना की चपेट में आ रही हैं। 298 पुलिसकर्मियों को कोरोना हो चुका है, 75 आईपीएस जिसमें है। 24 घंटे में एक पुलिसकर्मी की मौत भी हुई है। ये मुंबई का आंकड़ा, और कल इसी तरीके से खबर दिल्ली पुलिस को लेकर आई थी। दिल्ली पुलिस भी इसके जद में है, इसकी चपेट में है, क्योंकि ये वो पुलिसकर्मी है जिनको बाहर रहकर, चाहे जो भी हालात हो, जो भी सिचुएशन हो, महामारी का दौर हो या कोई दंगा जैसा माहौल, इन्हें अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है। और इसी ड्यूटी करने के एवज में इन तक बीमारी ये पहुंच गई है, और ये आंकड़ा बहुत परेशान करने वाला है। 1-2 नहीं, 298 पुलिसकर्मियों को कोरोना हो चुका है अभी तक। दिवाकर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। दिवाकर, ये बहुत बड़ी परेशानी की बात है कि पुलिसकर्मी एक एक कर शहर दर शहर वो चपेट में आते जा रहे हैं कोरोना के। देखिए, जाहिर तौर पर अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो चाहे पहली लहर हो या दूसरी लहर हो या तीसरी लहर की बात की जा रही है, इस दौरान जो नियम है उसके पालन करने की जिम्मेदारी या पालन करवाने की जिम्मेदारी जो है वो मुंबई पुलिस पर होती है, महाराष्ट्र पुलिस पर होती है। और इसी दौरान तमाम लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे वो चेकिंग करते हैं, नाकाबंदी लगाते हैं, तब तमाम लोगों से जब पूछताछ करते हैं तब उस दौरान लोगों के संपर्क में आते हैं, और यही मुख्य वजह है उनके कोरोना पॉजिटिव होने की। और इसीलिए अभी तक का आंकड़ा देखें तो पिछले 24 घंटे में अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो करीब 298 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से 75 आईपीएस अधिकारी यानी बड़े अधिकारी हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है जिलों को संभालने की, जोन को संभालने की, वो अधिकारी भी पॉजिटिव आए हैं। और जिस तरह से एक पुलिसकर्मी की मौत भी हुई, अगर मुंबई की बात करें तो अब तक 125 पुलिसकर्मियों की अगर कोरोना से देखें तो मौत हो चुकी है। तो ऐसे में अब राज्य सरकार और गृह मंत्रालय क्या इस पर कदम उठाता है, किस तरह से पुलिसकर्मियों की सुरक्षा जो है सुनिश्चित की जाती है, ये देखना है। वो हालांकि आला अधिकारी ये कह रहे हैं कि तमाम वो व्यवस्थाएं की जा रही हैं,
अस्पताल बनाए गए हैं पुलिसकर्मियों के लिए, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से केसेज बढ़ रहे हैं और पुलिस लगातार पब्लिक के संपर्क में आती है, इसलिए जो है वो कोरोना पॉजिटिव होने की संख्या ज्यादा हो रही है। चलिए फिलहाल शुक्रिया। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके जरिए हम अपने दर्शकों को ब्रीफ भी कर रहे हैं कि कैसे परेशानी और कैसे चुनौती सामने आ चुकी है।